एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरा देवर बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे देवर की 1.5 साल की बच्ची बिन माँ की हो गई थी, जबकि मेरे देवर ने लव मैरिज की थी। और अब मेरी देवरानी हमारी गरीबी से तंग आ गई थी और उसने मेरे देवर को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। हमने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ गई थी और अपने माँ बाप के कहने पर आकर उसने अपने माँ बाप की मर्जी से एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी। मेरा देवर पूरे पूरे दिन बिस्तर पर मुंह देकर रोता ही रहता था। इधर मैं भी अकेली थी क्योंकि मेरा पति पिछले 7 सालों से विदेश में रहता था और मुझे अपने देवर को देखकर बहुत तरस आता था क्योंकि वह अपनी बीवी को बहुत चाहता था। वह अपनी बीवी के लिए पल पल तड़प रहा था। इधर मैं भी अपने पति के लिए तड़प रही थी। हम दोनों का हाल तो एक ही जैसा था। जब मैं अपने देवर के बच्चे को दूध पिलाती तो देवर मेरे बगल में आकर बैठ जाता था। मैं शर्म के मारे कुछ न कहती क्योंकि देवर देखने में बड़ा ही हैंडसम था और देवर के बच्चे को दूध पिलाने के बदले वह मुझे महीने के 50,000 रुपये दिया करता, जिसे मैं बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात देवर का बच्चा बुखार से बहुत ज़्यादा ही तड़प रहा था। उसे दवाई भी दी गई थी, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस रात देवर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मैं आपके कमरे में सो जाऊं क्या? मैं भी चुपचाप देवर की बात को मान ली थी, मगर उस वक्त मेरे होश उड़ गए। जब मेरे देवर के बच्चे को दूध पिलाने के लिए बिस्तर पर बैठी तो देवर भी मेरे बगल में आकर बैठ चुका था। वह मुझे चमकती आंखों से देखने लगा। मैं काफ़ी दिन से तरसा हुआ हूँ, क्या तुम मुझे सहारा दोगी? अगर आज मुझे तुम खुश कर दोगी तो मैं उसके बदले में पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। इतनी बड़ी कीमत सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। देवर भी देखने में बड़ा ही ताकतवर था। मैं ये मौका हरगिज नहीं गंवाना चाहती थी। मेरे जज्बात जो थे मचलने लगे थे क्योंकि पति के साथ ये सब किए हुए मुझे काफ़ी साल बीत चुका था। उस रात मैं अपने आप पर काबू न रख सकी और तुरंत लाइट बंद करके बच्चे के साथ ही देवर को, मेरे पति ड्राइवर थे, वह हैदराबाद में नौकरी कर रहे थे जिससे उनको महीने की तनख्वाह 10,000 रुपये मिलते थे। हैदराबाद जैसे इतने बड़े शहर में इतने कम पैसे गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे माँ बाप ने बड़ी सादगी के साथ मेरी शादी मयंक के साथ की थी। मयंक के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई रहा करते थे। शुरू शुरू में तो हम लोग बहुत ही खुशी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र और वक्त बीतता गया हमारे लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। ये बात उस वक्त की है जब मैं माँ बनने वाली थी। मेरी प्रेगनेंसी को अभी चौथा महीना ही शुरू हुआ था। तभी हमें पता चला कि मेरे पति की नौकरी जा चुकी थी। इस खबर से मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। मेरे पति ने मुझे काफ़ी बार समझाने की कोशिश की, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कैसे ठीक होता। अभी तो मेरी डिलीवरी का टाइम आने वाला था और इतने सारे खर्च कैसे मैनेज हो पाता, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन दिनों मेरे देवर को अच्छी जगह पर नौकरी मिली थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसकी सैलरी उस वक्त 30,000 रुपये महीना थी। मेरे देवर की कमाई से अब घर खर्च चल रहा था। मेरे पति ने पहले से कुछ पैसे जोड़कर रखे हुए थे मेरी डिलीवरी के लिए, मेरी डिलीवरी के वक्त, ताकि हमें कोई परेशानी ना आए। अब मेरा पति दिन रात कामकाज के लिए भागने लगा। बहुत जगह पर उसने नौकरी के लिए भी अप्लाई की, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। सास ने उस वक्त मेरा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था। मेरी सास थी, वह दिल की बड़ी ही अच्छी औरत थी। धीरे धीरे अब मेरी डिलीवरी का दिन भी नज़दीक आने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। फिर एक दिन मैंने बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि अभी तक मेरे पति को कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो रही थी। बच्चे के आ जाने से अब जिंदगी में जिम्मेदारियां और खर्च दोनों ही बढ़ने लगे थे। इसी वजह से अब हम दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होना शुरू हो चुका था। मैं अपने पति से अक्सर कहा करती थी वह जल्दी अच्छी नौकरी ढूंढ ले। तभी मेरे पति भी कहने लगे कि उन्हें एक दोस्त ने कहा है कि वह विदेश जाकर ड्राइवर की नौकरी कर सकता है और बाहर विदेश में जो कमाई होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। उसे हमारा घर खर्च आराम से चल जाएगा और बहुत कुछ पैसे भी जमा कर लेंगे। मुझे मेरे पति की बात तो उस वक्त सही लगी थी क्योंकि हैदराबाद में इतने वक्त से मेरे पति को नौकरी बिल्कुल ढंग की नहीं मिल रही थी। अगर मिलती भी थी तो 20,000 से ज़्यादा ना होता और मकान किराया, बिजली का बिल, ये सब अदा करते करते 20,000 रुपये कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता। अब खाली हाथ बैठकर जिंदगी को गुजारना ये तो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मेरा मन नहीं था मैं अपने पति को विदेश भेजूं। अभी अभी मेरा बच्चा जन्म हुआ था, उसे भी अपने बाप की ज़रूरत थी, लेकिन पैसा ना होने की वजह से मैं भी मजबूरी में आकर
अपने पति को विदेश जाने की परमिशन दे दी थी। अब मैं हैदराबाद में रहकर अपने बच्चे को संभाला करती थी और दूसरी तरफ मेरे पति विदेश में जाकर दिन रात मेहनत किया करते थे। अब इसी तरह पूरा 1 महीना भी बीत चुका था। मेरे पति ने मुझे अपनी तनख्वाह भेजी थी, जो कि पूरे के पूरे 50,000 रुपये थी। इतनी बड़ी अमाउंट देखकर हम लोग काफ़ी खुश थे। मैंने सोचा था कि चलो उससे जल्दी हमारे घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने हमारी ज़िंदगी का रास्ता निकाल दिया है। लेकिन शायद मेरी गलतफहमी थी। अब मैं कुछ पैसे घर में खर्च करती और कुछ बचाकर अपने बच्चे के आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव करके रखने लगी थी। इधर घर में देवर की सैलरी भी अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब उसे काम करते हुए 1 साल बीत चुका था और महीने के पूरे 60,000 रुपये कमाता था। मेरी सास एक दिन बच्चे को खाना खिला रही थी, तभी देवर भागता हुआ हमारे कमरे में आया और कहने लगा, भाभी और माँ, मैं आप दोनों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने पूछा तो वो कहने लगा उसे एक लड़की पसंद आई है जो उसके साथ उसके कंपनी में काम करती है। वह जल्दी ही उससे शादी भी करना चाहता है। देवर ने हमें फ़ोन में उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई, जो देखने में थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी। तस्वीर देखते ही सास ने कहा, बेटा, हम लोग तो मॉडर्न क्लास फैमिली से बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये लड़की तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता सकती है? ये तुम्हारा साथ निभाएगी? तभी देवर कहने लगा, माँ, सब कुछ सीखने से हो जाता है। धीरे धीरे उसे भी घर और घर की जिम्मेदारियां संभालने की समझ आ जाएगी। मेरी सास थी, जो बड़ी ही अच्छी औरत थी। वह कहने लगी, बेटा, सोच समझकर शादी करना, क्योंकि ज़िंदगी भर तो साथ तुम्हें ही निभाना है। हमारा क्या है, हमारी तो उम्र हो रही है। तभी देवर कहने लगा, माँ, आप ज़्यादा फिक्र मत करिए, बस आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए, क्योंकि आज शाम को ही मैं उस लड़की से आप लोगों को मिलवाऊंगा और उसके परिवार वाले यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वह शादी से सख्त खिलाफ हैं। वह अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करना चाहते हैं। इस बात पर माँ ने कहा, बेटा, कल कला को कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम किसको कहेंगे? तभी देवर कहने लगा, माँ, आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब लड़की ही राजी है तो उसके माँ बाप से हमें क्या लेना देना। अब मेरी सास तो बिल्कुल ही हार मान चुकी थी कि उनका बेटा उस लड़की की मोहब्बत में पूरा पागल हो चुका है। वह किसी भी बात को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता। इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा दबाव नहीं डाला और शाम को लड़की से मिलने की परमिशन दे दी। मैं भी घर का पूरा काम काज अच्छे से संभाल लेती थी। मैंने अपने पति को भी बताया कि रोहन एक लड़की से मोहब्बत करता है और शाम को उस लड़की से मिलवाने भी वाला है। इस खबर से मेरे पति भी खुश हो चुके थे। वे कहने लगे, अच्छा है, वह भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सेट हो जाएगा। उस लड़की के आने की खुशी में मैं घर में बहुत सारे पकवान भी बनाए थे और जैसे ही शाम के 5 बजे मेरा देवर व लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। वह लड़की घूर घूर कर पूरे घर को देखने लगी थी। तभी वह कुछ देर के बाद देवर के कान में कुछ खुसर फुसर करने लगी थी। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे उसे ये घर थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन मैंने ये बात मेरी सास से बिल्कुल भी नहीं बताया। उस लड़की के सामने जैसे ही मैंने पकवान रखे तो कहने लगी, इसमें बहुत तेल है जिससे उसका वेट बढ़ सकता है। वह अभी डाइटिंग कर रही है। पहले ही मुलाकात में उस लड़की के इतने नखरे थे। मैं सोचने लगी आने वाले वक्त में क्या करेगी, लेकिन खैर मुझे क्या उसे लेना देना। तभी देवर भी हंसकर कहने लगा, माँ, यह सब छोड़ो, अब तुम दोनों इस लड़की को पहले ओके करो। मेरे देवर ने तो खुद ही फैसला कर लिया था कि तुम दोनों इस लड़की को ओके करो। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मना करने का। मेरा देवर कहने लगा, मैं तुम दोनों को उससे मिलवाता हूँ। इस लड़की का नाम अनुष्का है। माँ जी ने अब पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? तभी कहने लगी, हाँ, मैं आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ और ज़िंदगी भर उसका साथ निभाना चाहती हूँ। जब माँ जी ने उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो लड़की कहने लगी, मेरे माँ बाप थोड़े हाई क्लास के हैं, उनके सोच में बहुत ऊंचाई है। अगर वह आपके छोटे से घर में आएंगे तो वह कभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप उनकी फिक्र मत करिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। शादी हो जाने के बाद मैं उन्हें खुद मना लूँगी और मुझे पता है कि मेरे माँ बाप कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा देवर भी इस बात पर पूरे तरीके से राजी हो चुका था। इसी वजह से माँ जी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। तभी लड़की कहने लगी, हमने 2 दिन में ही शादी करनी है, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों की इतनी जल्दीबाजी थी, उन्होंने कल ही शादी करने का फैसला कर लिया। तभी मैं और माँ जी ने कहा, इतनी जल्दी हम शादी की तैयारी कैसे करेंगे? अभी तो हमारे बड़े भाई को बताया भी नहीं गया। तुम्हारे बड़े भाई भी तो इस शादी में शामिल होंगे। ये बात सुनते ही देवर कहने लगा कि मैं सिंपल तरीके से शादी करना चाहता हूँ। इतना खर्च हम लोग शादी में नहीं करेंगे।
इसी वजह से देवर की खुशी के आगे हम लोग कुछ बोल ना पाए और देवर ने भी कहा कि भाई विदेश से वापस आएगा तब अनुष्का से मिल लेगा। तभी हम उसके बाद देवर को कुछ ना बोले। मैंने अपने पति को फ़ोन करके सारी बात बताई। मेरे पति भी कहने लगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ज़िंदगी बितानी है, उन लोगों को ही साथ चलना है, फिर तुम क्यों फिक्र कर रही हो। और मैं जब वापस आऊँगा तो उन दोनों से मिल लूँगा। तभी दूसरे दिन बड़ी ही साधारण तरीके से देवर और अनुष्का की शादी करवा दी गई। अब बस घर की दुल्हन बन चुकी थी। मैंने सोचा था अनुष्का के आने के बाद घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर कम हो जाएगी, क्योंकि अपने बच्चों को भी संभालना और साथ ही साथ पूरे घर को संभालना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन दूसरे दिन जब अनुष्का का कमरा खटखटाया गया तो उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। आज उसकी पहली रस्म थी, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं थी। इस घर की नई नवेली दुल्हन थी। माँ जी ने भी बहुत बार दरवाज़ा खटखटाया, तब देवर आया और कहने लगा, माँ हमें सोने दे, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी भाभी को बोल दीजिए खाना बनाने के लिए, जब वो उठेगी तो खुद ब खुद कुछ बना लेगी। लेकिन जब माँ जी ने रस्म के बारे में बात की तो उससे पहले ही देवर ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं और माँ जी अब चुपचाप अपने कमरे में आ चुके थे। माँ जी थोड़ी उदास हो चुकी थी। मैंने माँ जी के चेहरे का रंग देखकर अच्छे से समझ सकती थी कि अब उन पर क्या बीत रही है, वह किस लिए परेशान हो रही हैं। फिर इसी तरह पूरी दोपहरी भी बीत चुकी थी। मैंने तो किचन में जाकर तुरंत नाश्ता बना लिया। मैंने और माँ जी ने भी नाश्ता कर लिया। कुछ देर के बाद अनुष्का भी नींद से जाग गई थी। नीचे आई और जोर जोर से कहने लगी, भाभी जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। माँ जी ने कहा, बहू लेकिन किचन के कुछ रस्म अभी बाकी है। नई नवेली दुल्हन को पहले रसोई में कुछ मीठा पकाना चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए, तभी रसोई में तुम्हें कदम रखना था और खाना भी खाना था। किचन में आकर इस बात पर अनुष्का कहने लगी, रस्म वसम मुझसे नहीं होगा, मुझे तो अभी अपने पति को वक्त देना है। मैं रात को अपने पति के साथ बाहर डिनर के लिए जाऊंगी। अनुष्का के आगे अब हम दोनों बिल्कुल चुप हो चुके थे। हमने तो एक शब्द उससे कुछ ना कहा था और ना ही कोई चीज़ की डिमांड करते। रात का डिनर भी देवर और अनुष्का बाहर से ही कर आते। अब इसी तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी बीत रही थी। वे दोनों सुबह ऑफिस चले जाते और रात को सीधा बाहर से डिनर करके घर वापस आते थे। धीरे धीरे माँ जी ने और मैंने अनुष्का को कहना छोड़ दिया था, क्योंकि हमें समझ आ चुकी थी अनुष्का किस टाइप की लड़की है। अनुष्का को इस घर में आए हुए पूरे 3-4 महीना बीत चुका था, लेकिन इन 4 महीनों में अनुष्का ने एक बार घर में चाय तक नहीं बनाया था। इधर मैं पूरा परिवार के माहौल को देखकर परेशान हो रही थी कि मैं अकेली कब तक सबकी जिम्मेदारियां उठाती रहूंगी। और दूसरी तरफ मेरे पति अब मुझसे कम बात किया करते थे। मैं अक्सर उन्हें कहती तो वो मुझे कहते काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा है, इसी वजह से वो मुझे वक्त नहीं दे पा रहे। अब मैं सास को भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही थी। मैं अकेली सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती और बाद में जो वक्त मिलता अपने बच्चे को देती। एक दिन तो हमें खबर मिली कि अनुष्का माँ बनने वाली है। इस बात पर देवर बड़ा खुश हुआ था, लेकिन अनुष्का बच्चा नहीं चाहती थी। देवर ने जब काफ़ी समझाया तब वो बच्चे के लिए राजी हो चुकी थी। अब मुझ पर घर की जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे दिन ब दिन हालत कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि अनुष्का की भी जो जिम्मेदारी थी वो मुझे अकेली औरत पर आ चुकी थी। उन दिनों मैं जब भी अपने पति को फ़ोन करती तो वो अपने काम के बारे में ही रोना रोते रहते और कहते मुझे इसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा। अब तो उनका फ़ोन एक एक हफ्ते के बाद ही आया करता था। इधर धीरे धीरे उनका रवैया भी मुझसे बदलने लगा था। ये देखकर मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। माँ जी मेरे बच्चे की देखभाल किया करती थी। प्रेगनेंसी के वक्त अनुष्का का मूड जो था वह काफ़ी चेंज हो चुका था। वह काफ़ी चिड़चिड़ी टाइप की हो चुकी थी। मैं उसके लिए जो भी कुछ चीज़ बनाकर देती वह तुरंत मना कर देती। देवर भी ये सब कुछ अच्छे तरीके से देख रहा था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, आप जो हम सबके लिए कर रही हैं ना, वह बहुत बड़ी बात है। आप पूरे घर को संभालती हैं, अपने बच्चे के साथ साथ मेरी बीवी की भी देखभाल करती हैं। लेकिन भाभी बुरा मत मानिए, अनुष्का अभी प्रेगनेंसी के हालत में ऐसा कर रही है। जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, देखना वह कितनी खुश होगी और धीरे धीरे अपने आप को भी अच्छे से बदल लेगी। देवर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी। देवर जो कह रहा है बस सच हो, नहीं तो आगे चलकर देवर को ही परेशानी उठानी पड़ेगी। अनुष्का का जब 5वां महीना शुरू हुआ तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पिछले 4 हफ्ते से लगातार अपने पति को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी एक रात मैं लगातार अपने पति को फ़ोन कर रही थी। जब दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया गया तो मैं चिल्लाने लगी,
अपने पति पर गुस्सा करने लगी थी। लेकिन उस वक्त मुझे दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई थी। उस औरत की आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। मैंने दोबारा जब नंबर चेक किया तो वो मेरे पति का ही नंबर था। मैंने दोबारा उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो, और मैंने उस पर चिल्लाया कि तुम्हारे पास मेरे पति का फ़ोन कैसे आया। तो वो कहने लगी, मैं मयंक की पत्नी हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ वह सच कह रही हूँ। मैंने तभी कहा कि मयंक को फ़ोन दो। तभी दूसरी साइड से मुझे मयंक की आवाज़ आई। वह कहने लगे, रीना, मैंने मोहिनी से दूसरी शादी कर ली है। यहाँ आने के बाद मुझे मोहिनी से प्यार हो गया था। मैंने उससे शादी कर ली। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो एक बच्चे के बाप हो। अच्छा, तुमने इसी वजह से इतने दिनों से मुझसे बात नहीं करते थे। मुझसे रोज़ झूठ बोलते थे कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा कर बैठी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने ये खबर जल्दी जाकर माँ जी को दे दी थी। जब माँ जी ने अपने बेटे से बात की तो उन्होंने भी अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया था। उन पर बहुत चिल्ला रही थी। लेकिन अब बेटे पर माँ की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह कहने लगा, अब वह हैदराबाद कभी वापस नहीं आएगा, अपनी ज़िंदगी यहीं विदेश में बिताएगा और अब उस औरत के साथ ही ज़िंदगी काटेगा। ये कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया था। उस रात मैं बार बार उसके नंबर पर फ़ोन लगाती रही। मैं अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। मैं दिन रात उनके पूरे परिवार की सेवा करती थी। उनके माँ की, उसके भाई की, उसके भाई की पत्नी की देखभाल कर रही थी। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला था? धोखा। ये सोचकर मैं काफ़ी बेहाल हो चुकी थी। मेरी जिंदगी तो अब नर्क बन चुकी थी। मैं क्या करूं? उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब देवर को भी ये खबर मिली तो वह भी काफ़ी गुस्सा हुआ था। वह भी अपने भाई से बात करने लगा। लेकिन मेरे पति ने देवर पर भी गुस्सा किया और उसका भी फ़ोन काट दिया। उसने ना ही अपनी माँ और ना ही अपने भाई की फिक्र थी और ना ही अपने बच्चे की फिक्र थी। अब इस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी वह मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकती। इधर मेरा घर बिखरा हुआ था, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, मेरा बच्चा, मैं अकेली कैसे इन सबको संभालती। मेरी सास ही थी जो मुझे बार बार हिम्मत दे रही थी। ये बात मेरे माँ बाप को भी पता चल गया तो वह भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। मेरी सास के पास तो अब कोई शब्द नहीं था। मेरी सास सिर्फ अपनी गर्दन झुकाकर बैठी हुई थी क्योंकि उनके बेटे की पूरी पूरी गलती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने साथ चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैं नहीं मानी। अब इसी तरह अनुष्का की डिलीवरी का दिन भी आ चुका था। तब उसने बहुत ही प्यारे से और सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था। अस्पताल से जब अनुष्का को डिस्चार्ज करवा कर जब उसको घर लाया गया तो मेरे देवर ने अनुष्का और उसकी बेटी का इतना प्यारा सा वेलकम किया था। ये देखकर मैं काफ़ी खुश थी। देवर और अनुष्का का प्यार देखकर मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि मेरा देवर सच में अनुष्का से कितना प्यार करता है। मैं उसकी आंखों में अनुष्का के लिए बेहद मोहब्बत देख सकती थी। कुछ दिन के बाद अनुष्का के माँ बाप भी उससे मिलने के लिए आए। अनुष्का के माँ बाप हमारे घर आए तो मेरे देवर ने उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमारे लिए उसकी माँ को जो व्यवहार था वो बेहद खराब था। वह तो बात बात पर हमारी गरीबी का ताना दे रही थी। हम सब देवर की वजह से चुप थे। अनुष्का के माँ बाप पहले तो बहुत ही गुस्सा हुए थे, लेकिन अपनी बच्ची की खुशी में उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। अनुष्का की माँ हर हफ्ते 2-3 बार हमारे घर पर आ जाया करती थी। लेकिन एक दिन अनुष्का की माँ को मैंने कमरे में चाय देने के लिए गई। जैसे ही उसके कमरे की तरफ बढ़ी तभी बाहर से मुझे अनुष्का की माँ की आवाज़ें आने लगी। वह अपनी बेटी से बार बार ये कह रही थी कि तू ये शादी को ख़त्म कर दे। तूने क्या देखकर इस लड़के से शादी की है? वह तेरी ज़िंदगी खराब कर देगा। अभी तो तेरी जेठानी का भी खर्चा तेरा पति ही उठा रहा है। उसके बच्चे की भी जिम्मेदारी वही ले रहा है। तेरा भविष्य इन लोगों के साथ खराब हो जाएगा क्योंकि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर चुका है किसी औरत के साथ। मेरे पति का नाम सुनकर तो मेरे तन बदन में आग सी लगी थी। लेकिन अनुष्का की माँ जो कह रही थी, मैं उनकी सारी बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये तो सच्ची बात कह रही थी। इतने महीने से मेरा देवर ही मेरा खर्चा उठा रहा था। मेरे पति को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। अनुष्का के माँ बाप दिन रात अनुष्का के कान भरते रहते थे, जिसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा भी आया कि अनुष्का ने अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली गई। देवर ने बहुत रिक्वेस्ट की अनुष्का के आगे, लेकिन उसका कहना था वह अभी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है, अभी ये सब जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती
और बच्चे की जिम्मेदारी तो खासकर। पर उसके बाद अनुष्का ने कुछ दिन के बाद देवर को डिवोर्स पेपर भी भेज दिए थे। देवर अनुष्का को डिवोर्स तो नहीं देना चाहता था, लेकिन वह अनुष्का से बहुत प्यार करता था। मैं और मेरी सास इस बात को अच्छे से जानते थे। अनुष्का इसी टाइप की लड़की थी जो कि वह एक गृहस्थी को कभी नहीं संभाल सकती थी। लेकिन देवर की खुशी के आगे हम लोग चुपचाप थे। सास को भी अपने बेटे के लिए काफ़ी दुख हो रहा था। तब एक दिन हमें ये खबर मिली कि अनुष्का ने किसी अमीर लड़के से शादी करने वाली है। इस खबर से देवर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने उस दिन अनुष्का को काफ़ी समझाया, लेकिन अनुष्का बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देवर ने फिर उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। अब एक बार फिर से मेरे ऊपर कयामत आ पड़ी थी। अब मैं एक बच्ची नहीं बल्कि 2 बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल रही थी और साथ ही साथ घर की जिम्मेदारी भी। मेरे माँ बाप भी जब भी ये बात सुनते वह मुझे अक्सर कहा करते थे, बेटी तुम घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। मैं उन सबको मना कर देती। अब मैं अपने बच्चे के साथ देवर की बच्ची को भी दूध पिलाया करती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। देवर की बच्ची भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। देवर जब भी घर वापस आता तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बच्चे के लिए भी खिलौने लेकर आता। ये देखकर मैं काफ़ी खुश हो जाती, क्योंकि मेरे पति ने कभी भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अगर आज मेरा पति यहाँ होता तो वह भी अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आता। वह इसी तरह का माहौल देखकर मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। जो कर्तव्य उसके बाप का था वह आज मेरा देवर पूरा कर रहा था। वह बच्चों को संभालता भी था। अब अकेली औरत के लिए बड़ी ही मुश्किल बात होती है, और साथ ही साथ पूरे घर को संभालना। अब इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैं कई कई दिन तक बिस्तर पकड़कर बैठी रहती थी। लेकिन उन दिनों मेरा देवर ही मेरा ख्याल रख रहा था। वह हमेशा मेरे खाने पीने का खूब ध्यान रखता था। उसने मेरे खाने पीने में कभी कोई चीज़ की कमी न आने दी, क्योंकि उसे पता था मैं ही उसके बच्ची को संभाल रही हूँ। अक्सर वह मुझे कहा भी करता था, भाभी अगर उस दिन मैं अनुष्का से शादी ना करता तो आज मेरी ज़िंदगी में यह हाल बिल्कुल भी ना हुआ होता, और ना ही मेरी बच्ची को अकेले पालना पड़ता। आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे, अगर मैं उस लड़की से शादी ना करता। सच में अनुष्का मेरे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये बात मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी। अब धीरे धीरे मेरा बच्चा तो बड़ा होने लगा था। देवर की बच्ची थी, वह भी छोटी थी। मैं जब भी देवर के कमरे में बैठकर उसकी बच्ची को दूध पिलाती तो वह शर्म के मारे तुरंत बाहर चला जाता। अब इसी तरह से पूरा 1 साल हम दोनों को बीत चुका था। मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका था। मेरे देवर की पत्नी भी मेरे देवर को छोड़कर जा चुकी थी। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। मेरी सास भी बहुत बीमार रहने लगी थी। हम दोनों का गम देखकर बहुत तड़पती थी। एक दिन उन्होंने हम दोनों को बिठाकर ये फैसला किया, तुम दोनों का दुख एक जैसा है, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। मेरे देवर को भी मेरी सास समझाने लगी और कहा कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो। तुम अपनी भाभी को दुपट्टा उड़ाकर अपनी अर्धांगिनी बना लो और जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ो। मैं भी अपनी सास की बातों से पूरी सहमत थी। देवर को कुछ टाइम लगा था, फिर देवर ने भी अपनी मर्जी जाहिर कर दी और हम दोनों ने आपस में शादी कर ली। आज हम दोनों के भी एक बच्चा है जो कि लड़का हुआ है। अब हमारे पास टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटा और 1 बेटी है। हम दोनों ही तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसकी दादी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या मैंने जो किया वह ठीक किया था या गलत? क्या मुझे किसी और से शादी करनी चाहिए थी, या फिर मैं अपने देवर से शादी करके अच्छा किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।